हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पैरानॉर्मल घटनाएं जो उनके साथ घटी हैं, ये सब घटनाएं मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। इन सब घटनाओं में ज़्यादातर पैरानॉर्मल गतिविधियों का जिक्र किया गया है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं घटी हों तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको वीडियो की अपडेट्स भी देता रहूँगा। ये पहली घटना मुझे अभिनव जी ने भेजी है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको अभिनव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अभिनव है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। मैं अपने ऑफिस के कुछ काम के लिए पुणे गया हुआ था। मैं लखनऊ से पुणे फ़्लाइट से गया था। मेरी फ़्लाइट वहाँ पे रात में 12 बजे लैंड हुई। जल्दी जल्दी में मैं एक रूम की बुकिंग करना भी भूल गया था। अगले दिन मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके लिए मुझे कुछ तैयारियाँ करनी थी। किसी तरह मैंने इंटरनेट से एक रूम बुक किया और वहाँ पे पहुँचा। जब मैं होटल में पहुँचा तो वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरी खातिरदारी की। मुझे रूम नंबर 130 मिला, जो कि सेकंड फ्लोर पे एकदम कोने में था। उस रूम के बारे में बताऊं तो काफ़ी शांत रूम था वो, एकदम कोने में। बाहर की कोई भी आवाज़ उस रूम के अंदर नहीं आती थी और न ही अंदर की कोई आवाज़ बाहर जाती थी। एक तरह से कह सकते हैं कि वो रूम एकदम साउंड प्रूफ था। मैं रूम के अंदर करेक्ट 1 बजे एंटर हुआ। रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था। जून का महीना चल रहा था और मुझे गर्मी भी बहुत तेज़ लग रही थी। रूम के अंदर घुसते ही मैंने रूम की एसी ऑन की और अपना दोनों सामान, मेरा बैग और मेरा लैपटॉप का बैग, उन दोनों को मैंने बेड पे रखा और जल्दी से बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। मैंने सोचा था कि जब तक मैं नहा के आऊँगा एसी पूरा रूम ठंडा कर देगी। मैं बाथरूम के अंदर करीब 20 मिनट तक था। 20 मिनट बाद जब मैं बाथरूम से बाहर निकल के आया तो मैंने देखा कि रूम की लाइट बंद थी, लेकिन एसी चल रही थी। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने रूम की लाइट ऑन की हुई थी। एसी चलने की वजह से रूम काफ़ी ठंडा हो चुका था। मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और दोबारा लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया। जैसे ही मैंने स्विच दबाया मुझे एक बहुत ही ज़ोर का झटका लगा और मैं कांप गया। बहुत ही अजीब लगा। मैं तुरंत ही नहा के निकला था, शायद इसीलिए मुझे वो करंट लगा। मैंने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया। अपने कपड़े चेंज करके लैपटॉप पर अगले दिन की मीटिंग के लिए काम करने लगा। मुझे ढेर सारा काम करना था कंप्यूटर पे, इसलिए मैं काफ़ी देर तक उसमें लगा रहा। कुछ देर बाद मुझे कमरे से बहुत अजीब सी बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कि कोई जानवर मर गया हो। मैंने सोचा कि कुछ देर बाद वो बदबू चली जाएगी और मैं दोबारा अपने लैपटॉप पे काम करने लगा, लेकिन वो बदबू अब बर्दाश्त के बाहर थी। मैं उस कमरे में सांस तक नहीं ले पा रहा था। मैंने तुरंत कमरे में रखा हुआ फ़ोन उठा के रूम सर्विस को कॉल किया, लेकिन मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई। काफ़ी देर तक फ़ोन लगाता रहा मैं, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया, इसलिए मैं जल्दी से भागते हुए नीचे रिसेप्शन पे चला गया। वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं 5 मिनट तक रिसेप्शन पे खड़ा था, लेकिन कोई भी नहीं आया। मैंने सोचा कि मुझे वापस जाके अपना काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था। मैं वापस 5 मिनट बाद अपने कमरे में गया। बड़ी ताजुब की बात थी कि 5 मिनट बाद ही उस कमरे में वो बदबू जा चुकी थी। मैंने तो कमरे का दरवाज़ा भी बंद किया हुआ था। फिर मुझे लगा कि शायद यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई पंखा लगा होगा, इसलिए बदबू उसके रास्ते से निकल गई और मैं दोबारा अपने लैपटॉप पर बैठ के काम करने लगा। लैपटॉप पर काम करने से पहले मैंने खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर दिया और दोबारा अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। कुछ देर तक काम करने के बाद मैंने देखा कि मेरे बेड के जस्ट सामने एक लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें 2 दरवाजे लगे हुए थे। उनमें से एक दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। मैंने साफ साफ उस चीज़ को देखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद पंखा चलने की वजह से ये दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। मैं उठा और मैंने सोचा कि मैं उस दरवाजे को बंद कर दूंगा। मैं जैसे ही उस अलमारी के दरवाजे के पास पहुंचा, वो दरवाज़ा मेरे छूने से पहले ही अपने आप दोबारा बहुत हल्के से बंद हो गया। सच बताऊं तो ये देख के मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा था
कि 5 सेकंड बाद मेरे कमरे के दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक गया। मैंने उस दरवाजे को खोला तो उसके पीछे रूम सर्विस वाला लड़का था जो मेरे लिए खाना लेकर आया था। वो जैसे ही आया मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ का सर्विस बहुत बेकार है, कोई चीज़ समय पे नहीं मिलती है और कंप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ मैं, किसको फ़ोन करूँ? उसने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया और वो चुपचाप चला गया। उसने बस मेरे से एक इशारा किया कि फ़ोन मिलाओ, बस। काफ़ी लेट हो चुका था तो मुझे लगा कि मुझे खाना खा के सोना चाहिए। इसके बारे में मैं कल सुबह मैनेजर से कंप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं सो गया। रात के करीब 2:30 बजे मुझे बहुत अजीब सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है और मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं चाह कर भी अपने हाथ पैरों को नहीं हिला पा रहा था और मेरे गले से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, पर जहाँ तक मुझे याद है कि मैं लाइट को खुली छोड़ के सोया था। किसी तरह मेरे हाथ पैर अचानक से चलने लगे और मैं झटके से उठ के अपने बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि शायद पूरे होटल की लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे होटल के दरवाजे के नीचे से बाहर से लाइट अंदर की तरफ आ रही थी। तो मुझे ये बात तो साफ साफ पता चल गई कि लाइट सिर्फ मेरे कमरे में ही नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के सामने वाली अलमारी का दरवाज़ा अपने आप फिर से खुला। ऐसा लगा कि उसको किसी ने अंदर से खोला है। मैं साफ साफ उस अलमारी को देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कोई मुझे झांक के देख रहा है और मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं भागते हुए अपने कमरे के दरवाजे पे गया और दरवाजे को खोल के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया और मैंने देखा कि पूरा लॉन एकदम सुनसान था। किसी की भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और दूसरे फ्लोर पे मैं ही एक अकेला आदमी था जिसने कमरा लिया हुआ है। उसके बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह जब मैं रिसेप्शन पे गया तो मैंने अपने साथ घटी इस घटना के बारे में रिसेप्शन पे बताया, लेकिन रिसेप्शन पे किसी ने भी मेरी बात का कोई विश्वास नहीं किया। मैं अब आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई दूसरी घटना के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुजीत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 16 साल का था। स्कूल की छुट्टियाँ हो जाने के बाद मैं अक्सर अपने दादा दादी के यहाँ चला जाता था। दादा दादी का घर काफ़ी पुराना था। उनका घर कुछ पुरानी लकड़ियों का बना हुआ था और उनका घर काफ़ी ऊंचाई पर भी था, इसलिए हवा चलती थी तो उनका घर हल्का फुल्का आवाज़ भी करता था। उनका घर शायद 50 या 60 साल पुराना हो। उस घर में 4 कमरे थे, 2 नीचे और 2 ऊपर। नीचे के 2 कमरे में मेरे दादा और दादी रहते थे और मैं अपनी छुट्टियों के बाद ऊपर वाले कमरे में जाके रहता था। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। वो कमरा मेरे पापा का था। बचपन में वो उसी कमरे में रहते थे और अब मेरे पापा अपने ऑफिस के काम से ज़्यादातर बाहर रहते हैं और मैं उन्हीं के साथ ही रहता हूँ। मैं छुट्टियों में अपनी दादा दादी के पास आता हूँ और अपने पापा के कमरे में ही रहता हूँ। ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी थी जो घर के बाहर से होके जाती थी। उस सीढ़ी से जब कोई चढ़ता था तो वो सीढ़ी काफ़ी आवाज़ करती थी। एक बार रात में जब सब खाना खा के सोने के लिए चले गए, दादा दादी अपने कमरे में चले गए और मैं अपने पापा के कमरे में आ गया। मुझे रात में बहुत ठंड लग रही थी तो मैं अपने दादा दादी के कमरे में कंबल लेने के लिए गया। सीढ़ियों से मैं जैसे ही उतरा मेरे दादा को पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने पहले ही मेरे लिए कंबल निकाल के बाहर रखा था और उन्होंने मुझसे बोला कि मैं जानता था कि तुम्हें ठंड लगेगी, इसलिए मैं पहले ही तुम्हारे लिए कंबल निकाल के रखा हुआ हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि सीढ़ियों की आवाज़ से। मैं वापस अपने कमरे में जाके सो गया और रात के करीब 1 बजे उन सीढ़ियों से फिर से आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद दादाजी मुझे देखने के लिए ऊपर आ रहे हैं कि मैं सोया या नहीं, लेकिन वो आवाज़ काफ़ी देर तक आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बार बार उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो और उतर रहा हो। काफ़ी देर तक ये आवाज़ आई, करीब 1 घंटे तक। उसके बाद वो आवाज़ अपने आप बंद हो गई। फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह मैं और दादा दादी नाश्ता कर रहे थे। दादा मेरे ऊपर अचानक से चिल्लाने लगे कि तुम अपनी हरकत सुधार लो। मैंने अपने दादा से बोला कि मैंने ऐसा क्या किया, तो दादाजी ने मुझे बताया कि तुम रात भर उन सीढ़ियों पे क्यों खेल रहे थे।
मैंने उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 3 लोग ही थे, मैं, मेरे दादा और मेरी दादी। दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, इसलिए दादा उनकी देखभाल करते हैं। उनको लगा कि पूरी रात मैं उन सीढ़ियों पे उछल कूद कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोला और मैं चुपचाप अपने ऊपर कमरे में चला गया। उस रात फिर से वही चीज़ हुई। रात के करीब 1 बजे सीढ़ियों से फिर से उतरने और चढ़ने की आवाज़ आने लगी। इस बार मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने चुपचाप अपना दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों पे देखा तो सीढ़ियों पर कोई भी नहीं था और वो आवाज़ अपने आप बंद हो चुकी थी। मैं वापस आके अपने बेड पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप हल्के से खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ जैसे ही मेरे कान में पड़ी, मैंने अपने कंबल को बहुत हल्के से उठाया और देखा। मुझे साफ साफ दिखा कि उस दरवाजे से कोई मुझे झांक के देख रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद दादाजी हैं, तो मैं सो गया। लेकिन आधे घंटे बाद जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा कि वो परछाई वहीं पर खड़ी होकर मुझे देख रही है। वो मेरे दादाजी नहीं थे, वो परछाई एक बच्चे की थी जो मुझे साफ साफ घूर के देख रही थी और हल्की फुल्की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं डर की वजह से कांप रहा था, लेकिन चाह करके भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और सो गया। जैसे ही सुबह उठी, मैं तुरंत अपने पापा के पास चला गया। मैं दादा के घर में 1 मिनट भी नहीं रुका। मेरे पापा का घर दादा के घर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मैं तुरंत अपने पापा के पास पहुंचा और इन 2 रातों में अपने साथ घटी इन घटनाओं को पापा को बताया। मेरे पापा ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने जो देखा वो तुम्हारा कोई वहम नहीं था, ये सच था। जब मैं छोटा था तो मुझे भी वो आवाज़ें सुनाई देती थी। दादा दादी के घर में एक बच्चे की आत्मा है जो भटका करती है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो बस चुपचाप पूरी रात घर में घूमा करती है। ये बात सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मेरे दादा दादी आज भी इस बात को नहीं मानते हैं। आज की तीसरी घटना हमें तुषार जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम तुषार है और मैं भदोही का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ 2009 में घटी थी। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल की होगी। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा LIC की कंपनी में काम करते थे और 2009 में ही उनका प्रमोशन हुआ। हमारे घर में एक भी कार नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि इस बार प्रमोशन पे एक कार ली जाए, एक सेकेंड हैंड कार। एक बार एक आदमी पापा से अपनी कार का इंश्योरेंस करवाने आया। उसने पापा से बोला कि उसको अपनी कार बेचनी है और मेरे पापा को भी कार खरीदनी थी, तो मेरे पापा ने उससे 2.5 लाख में वो कार खरीद ली। वो कार टाटा इंडिका थी। आज के टाइम पे देखें तो वो कार शायद ही आपको रोड पे 1 या 2 आदमियों के पास ही दिखे। पापा वो कार खरीद के घर ले आए। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हमारे घर में वो पहली कार थी। लेकिन किसे पता था कि हम अपने घर कार नहीं, एक मनहूस चीज़ लेके आ रहे हैं। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था। फिर एक रात मेरे भाई को कार चलाने का बहुत मन हुआ। वो रात में 10 बजे ही कार लेके एक छोटे से हाईवे पे निकल गया। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी और पूरी कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही थी। मेरा भाई हाईवे पे कार चला रहा था, लेकिन कार चलाते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है। लेकिन मेरा भाई इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, इसलिए वो चुपचाप कार चला रहा था। वो कार अचानक से रास्ते में ख़राब हो गई और फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। मेरे भाई ने उसको स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। 1 घंटे तक बारिश हो रही थी और पास में कोई मैकेनिक भी नहीं था, तो बारिश रुकने तक मेरा भाई उसी कार में ही बैठा हुआ था। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी, मेरा भाई जाके पास में ही एक मैकेनिक को लेके आया। उस मैकेनिक ने जैसे ही कार की चाबी पकड़ के उसको घुमाया, वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई। मेरे भाई को ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से वही चीज़ कर रहा था, लेकिन उससे वो कार स्टार्ट नहीं हुई। वो कार को घर पे लेके आया और साइड में खड़ा कर दिया। हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, इसलिए हम गाड़ी को अपने घर के बाहर ही खड़ी करते थे। उस रात बारिश की वजह से लाइट चली गई थी
और मेरा भाई गुस्से में जाके सो गया था क्योंकि उसको लगा कि पापा एक ख़राब कार उठा के ले आए हैं। मैं, पापा और मम्मी हम लोग छत पे थे। उसी वक्त पापा ने छत से नीचे कार की तरफ देखा तो उनको कार की स्टीयरिंग पे एक आदमी का हाथ दिखा। पापा ने सोचा कि शायद भाई गुस्से की वजह से कार को बिना बंद किए ही अंदर चला गया है और कार के अंदर कोई चोर बैठा हुआ है। पापा भागते हुए नीचे गए और उन्होंने देखा तो कार के अंदर कोई भी नहीं था। बड़ी ताज्जुब की बात थी क्योंकि उन्होंने कार की स्टीयरिंग पे किसी का हाथ देखा हुआ था। उन्होंने देखा तो गाड़ी की एक हेडलाइट टूटी हुई थी। हमारे मोहल्ले में बहुत ही शैतान बच्चे रहते हैं तो शायद किसी ने उस गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी। पापा को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उन्होंने उस कार को अपने एक दोस्त के यहाँ खड़ी कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि वो कुछ दिन के लिए कार को अपने यहाँ खड़ी कर ले। जिस रात उनके दोस्त के यहाँ वो कार खड़ी थी, उनके घर पे कुछ अजीब सी घटना घटी। उनके बच्चों को रात में उस कार में एक आदमी बैठा हुआ दिखा जो अंदर बैठ के हंस रहा था। उनके बच्चे रात भर बहुत डर गए थे और वो कार अपने आप रात में लॉक और अनलॉक हो जाती थी। पापा के दोस्त भूत प्रेत पे बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने रात में ही पापा को फ़ोन किया और बोला कि आप अपनी कार यहाँ से ले जाओ, इस कार में कुछ गड़बड़ है। पापा ने बोला कि वो कार वो अगले दिन ले जाएंगे, लेकिन उनके दोस्त ने ज़बरदस्ती वो कार उसी रात को देनी चाहिए और वो रात में 1 बजे उस कार को लेके हमारे घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। पापा को जैसे ये बात पता चली वो हॉस्पिटल की तरफ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि उनका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उन्होंने अपने साथ घटी उस घटना को पापा को बताया। उन्होंने पापा को ये बताया कि वो रात में जब कार चला रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि उस कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। कार चलाते हुए उन्होंने कार की बैक मिरर में देखा तो कोई आदमी बैठ के हंस रहा था। वो जैसे ही पीछे घूमे, पीछे कोई भी नहीं था और उनका ध्यान भटक गया। वो कार ले जाके उन्होंने पेड़ पे लड़ा दी। कार को ज़्यादा नुकसान नहीं आया था, लेकिन पापा के दोस्त की हाथ और पैर दोनों बहुत जख्मी हो गए थे। पापा को ये सारी बातें बहुत अजीब लगी और वो अगले दिन तुरंत उसी आदमी के पास गए जिससे उन्होंने ये कार खरीदी थी। पापा ने उनसे पूछा कि आपने ये कार कहाँ से खरीदी थी, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये कार एक बैंक की नीलामी से खरीदी थी। ये जिस आदमी की कार थी उसका इस कार से एक्सीडेंट हो गया था और वो इस कार की EMI नहीं दे पाया था, इसलिए बैंक वालों ने वो कार ले ली और उसको थोड़ा रिपेयर करवा के दोबारा नीलामी में बेच दी। वो आदमी अपने घर का अकेला था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसलिए उस कार का कोई मालिक भी नहीं था, इसलिए मैंने वो कार बैंक से ख़रीद ली। ये एक एक्सीडेंटल कार थी। पापा ने उस आदमी से पूछा कि उसने ये कार क्यों बेची, तो उस आदमी ने साफ साफ बताया कि इस कार का लोहा मुझे सूट नहीं किया। जब से ये कार मेरे घर में आई है मैं बहुत परेशान होने लगा हूँ। मेरे घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी हैं और मेरे घर में पैसों की बहुत दिक्कत आने लगी थी, इसलिए उन्होंने इस कार को बेच दिया। कार बेचते समय उन्होंने ये सारी चीज़ें पापा को नहीं बताई थी। ये सारी बातें जान के पापा को बहुत अजीब लगा। उनके दिमाग में ये आया कि जो आदमी इस कार से मरा था वो अभी तक इस कार से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस कार को एक कंपनी में बेच दिया और उसी कंपनी से एक नई कार खरीद ली। कंपनी वालों ने उस कार का क्या किया ये तो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरे पापा ने उनसे ये ज़रूर बोल दिया था कि ये कार अच्छी नहीं है, इस कार को आप लोग डिसमेटल कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की ये चौथी पैरानॉर्मल घटना हमें श्वेता जी ने भेजी है। अब आगे की घटी हुई घटना मैं आपको श्वेता जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम श्वेता है और मैं आगरा की रहने वाली हूँ। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मैं करीब 10 साल की थी। मेरे पापा ने आगरा में एक नया घर खरीदा था। उनको वो घर बहुत ही सस्ते दाम पे मिल गया था। शायद उसमें थोड़ा बहुत काम करवाना था, इसलिए पापा ने उसमें लकड़ियों का काम करवाया और उस घर के पुराने दरवाजे निकलवा के उस घर में नए दरवाजे लगाए और पुराने दरवाज़ों को ऊपर छत पे ही सीढ़ियों के पास रखवा दिया। मेरी एक दोस्त थी, उसका भी नाम श्वेता था। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। नया घर लेने के बाद हमारे घर में एक गृह प्रवेश की पूजा हुई। श्वेता और उसकी मम्मी हम लोग के साथ रात में ही रुक गई। उस रात मैं, श्वेता और मेरा छोटा भाई हम तीनों लुका छुपी खेल रहे थे। मेरा भाई हम दोनों को ढूंढ रहा था और हम दोनों उसी पुराने दरवाजे के पीछे जाके छुप गए। मेरे भाई को मेरी परछाई दिख गई और उसने मुझे ढूंढ लिया
लेकिन उसको ये नहीं पता था कि श्वेता भी उसी दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो सारे दरवाजे श्वेता के ऊपर गिर गए और वो उनके नीचे दब गई। जब वो दबी तो मेरे भाई ने उसकी आवाज़ सुन ली। मेरे भाई ने उसको बुलाया लेकिन वो नहीं निकल रही थी। फिर मैंने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने मेरी आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि दरवाज़ों के वजन से वो दबकर मर चुकी थी। मेरे सामने ये सब कुछ हुआ और मैं इस घटना को अपने अंदर से निकाल नहीं पाई। 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद से श्वेता मुझे अपने आप रातों में दिखने लगी। मैंने अपनी मम्मी को ये सब बताया, लेकिन मेरी मम्मी ने सोचा कि शायद मुझे श्वेता के जाने का बहुत बुरा सदमा लगा है। एक बार मैं रात में सो रही थी और मेरे सामने श्वेता साफ साफ खड़ी थी। उसने मुझसे बोला कि आओ लुका छुपी खेलते हैं, और मैं उसके साथ खेलने भी लगी। वो मेरी तरफ खेलने के लिए अपना हाथ बढ़ाती थी और मैं उसके हाथ में अपना हाथ भी देती थी। मैं घंटों तक छत पर अकेले ही खेला करती थी और उससे बात करती थी। मेरी माँ ने एक दिन ये सब देखा और उनको बहुत अजीब लगा। उनको लगा कि शायद मैं इस सदमे से उभर नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मुझे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। उन साइकियाट्रिस्ट ने मुझे देखा और मुझसे अपने तरीके से बात की। उन्होंने मुझसे वो सारे सवाल पूछे और मैंने उनको सारे सवाल के जवाब भी दिए। मैंने उनको ये भी बताया कि श्वेता मेरे साथ खेलती है और अगर मैं उसके साथ खेलने के लिए मना करूँ तो वो गुस्सा हो जाती है और मुझे मारती है। ज़्यादातर डॉक्टर लोग भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे उस डॉक्टर ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे साथ घटी सारी घटनाओं को मेरी मम्मी को बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये एकदम नॉर्मल है और शायद ये जो कह रही है ये सब कुछ सही है। मेरी मम्मी थोड़े परेशान हो गई और मुझे एक पंडित जी के पास ले गई। उन पंडित जी ने जब मुझे देखा तो उनको लगा कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। उन्होंने एक लाल रंग का धागा लिया और कुछ चावल के दाने लिए और कोई मंत्र बोला। उस मंत्र को बोलने के कुछ देर बाद ही उनको कुछ अजीब सा पता चला। उन्होंने मेरी माँ को बताया कि कोई रूह है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और उसको लगता है कि उसके मरने की वजह मैं हूँ। वो रूह और कोई नहीं, श्वेता की आत्मा थी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो बाबा जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। फिर उस रात मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी। मैं जब सोती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मुझे मार के भाग रहा है। अचानक से कोई मेरे बाल खींचने लगता था और मैं रात में सोते सोते दीवार के कोने में खड़ी रहती थी। मैं पूरी रात उस दीवार के कोने में खड़े रह के रोया करती थी। मेरी रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी और सबको बहुत ही डर लगता था मुझसे। एक बार मेरी नानी एक तांत्रिक बाबा को लेके आई। उन्होंने मुझे देखा और मेरे लिए एक तावीज़ बनाई। उन्होंने वो तावीज़ मुझे पहना दी और उन्होंने बोला कि अब कुछ दिनों तक वो मुझे तंग नहीं करेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ दिन तक उसने मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं की। एक हफ्ते बाद वो बाबा फिर से मेरे घर पे आए और उन्होंने साफ साफ मेरे साथ जो घटा वो सब मेरी माँ और मेरे पापा को बताया। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये सारी हरकतें श्वेता की आत्मा की वजह से हो रही है और उस आत्मा को छोड़ने वाले और कोई नहीं, खुद श्वेता के माता पिता थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनको लगता था कि उनकी बेटे की मरने की वजह मैं हूँ। फिर उन तांत्रिक बाबा ने रात में 3 बजे मेरे यहाँ कोई हवन किया और उस हवन करने के बाद ही सब कुछ ठीक हो गया। मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन आज भी मैंने वो तावीज़ पहन रखी है और मैं इस तावीज़ को उतारने से बहुत डरती हूँ और वो श्वेता का चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने दिखता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।